नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पनवार क्लासे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी। पिछली वीडियो में मैंने बॉटनी और केमिस्ट्री के मैंने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न आपको मैंने बता दिए। आज हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के बारे में। इसमें हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे और साथ में देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर, और साथ में आपको मैं बताने वाला हूँ आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए होते हैं। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए होने वाले हैं? ये होने वाले हैं MGS यूनिवर्सिटी यानी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो कि बीकानेर में है, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एग्ज़ाम आपको पता होगा कि कब है, 29 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का रहने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का आपको देखने को मिलेगा। पेपर आपको मिलेगा 80 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 3 सेक्शन आपके आने वाले हैं। पेपर कितने सेक्शन में आने वाला है? 3 सेक्शन में आने वाला है। सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होगा उसमें 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 तो क्या हो गए, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। और 5 क्वेश्चन होंगे जो कि फिल द ब्लैंक्स वाले होंगे यानी रिक्त स्थान वाले होंगे, जिसमें रिक्त स्थान आपको भरना होगा। सेक्शन बी में बात करें तो कुल 25 नंबर का यहाँ पर सेक्शन बी आने वाला है, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन कुल कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन इसमें सेक्शन बी में आएंगे। प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे? दो दो क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट में से आएंगे और आपको अथवा में करना होगा। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी काफ़ी मार्क्स का होता है। 45 मार्क्स का यहाँ पर सेक्शन सी आएगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 1 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से आने वाला है। 5 में से आपको केवल 3 क्वेश्चन करने होंगे और 15 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। तो इस प्रकार आपका पेपर होने वाला है। आइए हम बात करते हैं आगे, जो कि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर है, जो मैंने इस एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया है और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया है। जैसे कि आपको पता होगा जूलॉजी में बायो टेक्नोलॉजी आ गई है, बायो टेक्नोलॉजी बायोस्टैटिस्टिक्स आ रखी है, उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये मॉडल पेपर बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए के क्वेश्चन। सेक्शन ए के क्वेश्चन देखने से मॉडल पेपर देखने से पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए और मैं आपको ऐसे ही आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताता रहूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को बिना लाइक करिए नहीं जाना है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए को हम देखते हैं। सेक्शन ए में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसने प्रस्तावित किया था यानी किसने दिया था? तो सबको पता होगा किसने दिया था, वेटसन तथा क्रिक ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखो सेक्शन ए के जो ए के क्वेश्चन होते हैं वो उसके आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन सेक्शन बी और सेक्शन सी के जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको सेक्शन ए के क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसे भी देख लेना एक बार। सेकंड क्वेश्चन है कि इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अकर किसके अंदर, कौन सी प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है? कहाँ पर देखने को मिलता है? ये साइटोप्लाज्म मिलता है या राइबोसोम मिलता है? तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी माध्यम वालों के लिए क्या है कि क्या पूछा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा है कौन सा एंजाइम, देखो ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, जो बायो टेक्नोलॉजी का न्यू सिलेबस अपडेट हो आया है उसी अकॉर्डिंग मैंने पूरा बताया है। तो कौन सा एंजाइम रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी को, डीएनए को काटने का कार्य करता है? तो कौन सा एंजाइम होता है जो डीएनए को काटने का कार्य करता है? आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? एंजाइम रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए को काटने का काम करता है, जिसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन है पीसीआर का। पीसीआर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है में कौन सा एंजाइम प्रयोग लिया जाता है? तो कौन सा एंजाइम प्रयोग लिया जाता है? टीएक्यू पॉलीमरेज, इसका हो जाएगा राइट नंबर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो किस वर्ष पूरा हुआ था? तो ये सन दे रखा, कब पूरा हुआ था? 2003 में
पूरा हुआ था। इस प्रकार मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बता दिए। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ फिल द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, इसमें रिक्त स्थान वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उपग्रह। उपग्रह मतलब सैटेलाइट। सैटेलाइट डीएनए इज मैनुअली फाउंड इन रीजन ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कहाँ पर पाया जाता है ये, मुख्य रूप से गुणसूत्र के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये कहाँ पर मिलता है भाई, सैटेलाइट जो आपको पता हो सेंट्रोमेरिक क्रोमेटीन में मिलता है। कहाँ मिलता है, सेंट्रोमियर क्रोमेटीन में मिलता है। सैटेलाइट डीएनए कहाँ मिलता है, सेंट्रोमेरिक क्रोमेटीन में मिलता है, याद रखना ना, मैं आपको बोल रहा हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, अनुवांशिक कोड की तीव्र प्रकृति को सिद्ध किया था। अनुवांशिक जो थी जेनेटिक कोड वाज प्रोवाइड बाय ट्रिपलेट नेचर, किसने दिया था, तो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। ये किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। साथ में उसके साथ कुछ वैज्ञानिक भी साथ में थे, तो आप क्रिक लिख देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 8 नंबर क्वेश्चन है आरएनए की पहचान के लिए ब्लोटिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें आपको पता होगा कौन सी यूनिट में दे रखे हैं, जिसमें कौन सी ब्लोटिंग का उपयोग किया जाता है आरएनए की पहचान करने के लिए, तो नॉर्दर्न ब्लोटिंग का उपयोग किया जाता है। कौन सी नॉर्दर्न का, कौन सा ब्लोटिंग का उपयोग किया जाता है, नॉर्दर्न ब्लोटिंग का उपयोग किया जाता है आरएनए की पहचान के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी, रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी जो थी वैक्सीन के उत्पादन में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आ जाए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग किया जाता है। कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, डीएनए 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 रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग किया जाता है। और 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है कि ट्रांसजेनिक जानवर, ट्रांसजेनिक जो एनिमल होते हैं उनको किस तरह उत्पन्न किया जाता है, किस तरह उत्पन्न किया जाता है, तो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जीन ट्रांसफर या फिर डीएनए ट्रांसफर। ठीक है, जीन ट्रांसफर या फिर डीएनए ट्रांसफर के द्वारा संधानांतरण विधियों द्वारा इसको उत्पन्न किया जाता है। तो ये थे भी सेक्शन ए के क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिए हैं। आगे हम बात करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन बी के क्वेश्चन आपको पता हो कितने नंबर का आता है, 25 नंबर का पूरा सेक्शन बी होता है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं आपको अथवा आते हैं, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। पहली यूनिट में से क्वेश्चन निकाला है, पहली यूनिट से कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा अपने लिए इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मिशेल सेथल एक्सपेरिमेंट एंड द सिग्निफिकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो एक्सपेरिमेंट है जो प्रयोग में लिया था मिशेल सेथल ने, वो तथा वो पढ़ लेना। और डीएनए प्रतिकृति में इसका महत्व क्या था, डीएनए रेप्लिकेशन में इसका क्या महत्व था, ये भी साथ में पढ़ लेना है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। या फिर सीधा प्रयोग पूछ लेंगे, मिथल सेटल का प्रयोग क्या था, उस पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा आ सकता है। या फिर पूरा पूछ लेंगे। साथ में क्वेश्चन दे रखा है, डीएनए क्षति को मरम्मत तंत्रिका यानी डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें एक भी पूछ सकता है, यानी डीएनए डैमेज पर क्या टिप्पणी लिखिए, या फिर रिपेयर मैकेनिज्म पर टिप्पणी लिखिए। तो ये थे भी यूनिट नंबर फर्स्ट से मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आपको ये गूगल में करके मिल सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी बुक है उसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली आप यूट्यूब पर आप इस टॉपिक का रिलेटेड क्वेश्चन डालोगे तो वहाँ पर आपको आंसर समझा देंगे। चलिए जी, सेकंड यूनिट की बात कर लेते हैं। सेकंड यूनिट में कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन के ट्रांसलेशन के बाद होने वाले संशोधनों का वर्णन कीजिए। जब प्रोटीन का ट्रांसलेशन हो जाता है उसके बाद उसमें क्या क्या संशोधन होते हैं, तो ये भी आपको याद कर लेना है। संशोधन वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इसमें साथ में दे रखा है, ट्रांसलेशन के अवरोधकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अवरोधकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी आपके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बता दिए मैंने यूनिट नंबर सेकंड के। आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के। यूनिट नंबर 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम क्या है और इसके प्रकार कौन से हैं और इसके उपयोग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक बार जरूर पढ़ के जाना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन तो सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको पढ़ के जाने होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक क्या है और इसके प्रकार कौन से हैं, उपयोग कौन से हैं, ये आपको देखने को मिल सकता है। सेक्शन बी में देखने को मिल सकता है, या फिर सेक्शन सी में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड और बैक्टीरियो
फेज क्लोनिंग वेक्टर की व्याख्या कीजिए। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज क्लोनिंग वेक्टर की व्याख्या कीजिए। जैसे कि आपको पता हो बायोटेक्नोलॉजी का पेपर थोड़ा सा टिपिकली आता है, तो आपको एक बार जरूर क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं सारे। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज की क्लोनिंग वेक्टर की व्याख्या कीजिए। तो ये भी प्लाज्मिड में आ सकता है, समझाइए, या फिर प्लाज्मिड पर शख्स पर टिप्पणी लिखिए, या फिर ऐसे आ सकता है, या फिर बैक्टीरियो क्लोनिंग वेक्टर को व्याख्या कीजिए, इस प्रकार आ सकता है। तो अगली है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या है, साउथर्न वेस्टर्न नॉर्थर्न ब्लोटिंग तकनीकों को पर चर्चा कीजिए। इसमें से 2 याद कर लो, या फिर 1 याद कर लो, या फिर तीनों को थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। इसमें से 1 या 2 मिल जाएगा, जिसके साउथर्न वेस्टर्न पर टिप्पणी लिखिए, या फिर एक में ही लिखने को मिल सकता है साउथर्न पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार इसके तकनीक पर चर्चा करनी है, पूरी अच्छी तरह याद कर लेना है। साथ में इसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है अपना पीसीआर पॉलीमरेज न्यूक्लिक चेन रिएक्शन जो होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है, इसके उपयोग में सख्त पर टिप्पणी लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे करते हैं बात। आगे है हमारी फिफ्थ यूनिट आ चुकी है। फिफ्थ यूनिट में क्या बात है, कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिफ्थ यूनिट में आ जाता है अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था, इसके निहितार्थ में सख्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी अपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आपको अच्छे से याद कर लेना है। साथ में इसमें ट्रांसजेनिक में क्या दे रखा है, कृषि में ट्रांसजेनिक पौधों का उपयोग। कृषि में जो होते हैं ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं, उनका उपयोग क्या क्या होते हैं, ये भी आपको याद कर लेना था। ये थे भी सेक्शन बी के क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिए। आगे हम बात करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चन। सेक्शन सी के क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, क्वेश्चन आपको लिखना पड़ता है। इसमें 3-4 पेज में आपको आंसर देना होता है। तो 400 वर्ड तक आप अपर लिमिट लिखेंगे तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे भाई। तो इसमें क्वेश्चन बड़ा ही देखने को मिलता है, विस्तार से पूरा लिखना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें से पहला क्वेश्चन है, एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन आता है, और आपको 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, प्रोकैरियोटिक्स में अनुवांशिक पुनर्संयोजन की प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जेक्शन और ट्रांसडिक्सेशन का विस्तार से वर्णन कीजिए। इन तीनों को आपको अच्छे से याद कर लेना। इनमें से 2 देखने को मिले, या फिर 1 देखने को मिले, या फिर तीनों ही आपको मिल सकती है, क्योंकि ये सेक्शन 15 है, 15 मार्क्स का है, तो आपको बड़ा ही आंसर आपको देना होगा, तभी आपको मार्क्स मिल सकता है। या फिर आपके ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको सेक्शन बी में देखने को मिल सकता है, 1 में, तो कहीं पर तो आप देखने को मिल ही सकता है। तो इसमें से फर्स्ट यूनिट से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड यूनिट से बात करें, सेकेंड यूनिट में बात करें तो इसमें से आ जाते हैं यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब पहले प्रोकैरियोटिक में या फिर यूकैरियोटिक में, दूसरी यूनिट में यूकैरियोटिक दे रखी है। यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। यूकैरियोटिक में mRNA की प्रोसेसिंग पर टिप्पणी लिखिए। यूकैरियोटिक में mRNA पर प्रोसेसिंग पर टिप्पणी लिखिए। इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए जी आगे बात करते हैं हम सेक्शन क्या, यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 की, जिसमें से दे रखे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के सिद्धांत को समझाइए, चरण एवं महत्व। इसमें रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत तो एक ही है, सिद्धांत को लिखना है पहले, फिर इसमें कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था अभी यूनिट नंबर 3 से इम्पोर्टेंट। आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 से। यूनिट नंबर 4 में कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आपको पता होगा मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको मैं लास्ट में बता दूंगा कितने मार्क्स आपको लेके आने होते हैं, लेकिन आप ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद कर लोगे, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स से भी अपर क्वेश्चन नंबर ले सकते हो। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि ये सबके पास क्वेश्चन पहुँच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनिट नंबर 4 है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन बन जाता है, डीएनए अनुक्रमण की विधियां तथा जीन इंजीनियरिंग में इनके उपयोग का वर्णन कीजिए। डीएनए अनुक्रमण की कौन कौन सी विधियां होती है और जीन इंजीनियरिंग में इनके उपयोग का वर्णन कीजिए। जीन इंजीनियरिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग में आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, ये आपको याद कर लेने। तो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जो कि लास्ट यूनिट है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के उत्पादन की व्याख्या कीजिए। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के उत्पादन की व्याख्या कीजिए, यानी किस तरह इसको
उत्पादन किया गया। इसकी विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी पर टिप्पणी लिखिए या फिर हेपेटाइटिस बी को समझाइए। इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था पूरा मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिया, जिसमें हमने बात की सेक्शन ए के क्वेश्चन बताए, सेक्शन बी के, सेक्शन सी के। तो सेक्शन ए के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या चांस थोड़े से कम हो जाते हैं आने के, लेकिन सेक्शन सी में और सेक्शन बी में आपके चांस ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं इस पेपर में लेके आने हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता आपका पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है, 80 मार्क्स का पूरा पेपर आने वाला है, जिसमें से आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए कितने चाहिए होते हैं यहाँ पर लिख रखा 29, लेकिन आपको मान के चलो 30 नंबर तो आपको लेके आने हैं, तब जाके आप पास हो गए। 80 में से मैं बात कर रहा हूँ, 80 में से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 15 और 40 का ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो इंटरनल असाइनमेंट कॉलेज के इंटरनल असाइनमेंट होते हैं उसके भी मार्क्स मिलते हैं, तो उन्हीं में से मिलाकर सारे मैंने बता रखे हैं, आप ये देख सकते हो आराम से। लेकिन मैंने मॉडल पेपर में जो मेन पेपर आप लिखित होगा, रिटन पेपर होगा, उसमें से आपको 30 नंबर आपको लेने आते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए। तो वीडियो को शेयर करना है, और पूरे इस मॉडल पेपर की PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अंत मैं फिर करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।